even till Supreme Court said unless the amount become due, and how it become due once an order has been passed by determining that amount. Unless that order is passed, there is nothing is due. So cause notice is not an amount is due. They said no. During the pendency of the proceeding, we have the power to attach to it. Order for the provisional attachment of the properties. Now you read the red color, red font whatever. Big question: does this government can attach the property even before final adjudication? Answer is no. Then how such provisions are made and to be implemented? अभी भी हमारे यहाँ प्रोविजन है। 5 हाई कोर्ट के जजमेंट तो मैंने इकट्ठे किए थे अभी थोड़े दिन पहले। हर हाई कोर्ट, बॉम्बे का सबसे लेटेस्ट है ICICI केस में, कि अनलेस द अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय पासिंग एन ऑर्डर यू कांट अटैच इवन ए बैंक अकाउंट। जितने हाई कोर्ट के हैं यूनिफॉर्म एक ही डिसीजन है, कहीं भी कंफ्लिक्ट नहीं है। इसका मतलब there is a judicial pronouncement on this point which has attained finality. They are quoting on Supreme Court decision कि unless a so cause notice is issued and that has been decided, you can't have a right to recover even a single penny. तो question of attachment does not arise. अब बताओ, इतने सारे जजमेंट सर पिछले 5-6 साल में आए, फिर वही प्रोविजन फिर रखा है। अभी आप मेरे से डिसएग्री कर रहे थे शायद बिगिनिंग में, स्टेटस को नहीं, हमने तो सोचा बहुत कुछ नया है। अब ये स्टेटस को नहीं है क्या? ये प्रोविजन आज भी है, कल भी था, 5 साल पहले भी था, और पिछले 5-10 साल में सभी कोर्टों ने एक ही डिसीजन दिया है, यू कांट अटैच। अब वही प्रोविजन फिर रखा है। अब हमारी इंटेलिजेंस लेवल उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। वी हैव स्टक कि उससे ऊपर जाएंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? हम सिर्फ वही चीज देख रहे हैं जो चेंज ओबियस है, कि जब 5 लोगों को इकट्ठा करोगे तो चेंज तो आएगा, इज इट नॉट? हाँ, एक चेंज है, बोला पहले हम हाफ ईयरली रिटर्न करते थे, अब मंथली रिटर्न होगी। ये कोई चेंज है क्या हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए? दिस चेंज इज नॉट ए वेयर द ब्रेनस्टॉर्म सेशन विल बी कंडक्टेड। द चेंज वन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, क्या हम नया करने जा रहे हैं क्या? पहले भी अगर रिक्शा आदमी चलाता था, आज भी आदमी चलाएगा, फिर क्या चेंज है? बोला उसका मॉडल चेंज हो गया, पहले छत नहीं होती तब छत होगी। What makes the change? The change to my mind infused new idea. I asked someone, suppose you have today 2-room flat and you now become prosperous and you want to have a bigger home. So you don't think so before buying a home, you have your priorities कि कौन सी एरिया में लेना है, कितना बड़ा लेना है, कौन सी डायरेक्शन हो, किस एरिया में घर में क्या बनाना है, इज इट नॉट? यू राइट डाउन एंड देन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग। बट यहाँ पे कोई आइडिया नहीं, बस उनको ये रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो होल आइडिया इज लाइक दैट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं तो बहुत बेनिफिशियरी हूँ। देखिए, जितना भी उनका एक्शन होता है और जितना भी लॉ बनाते हैं, ऑल वी आर बेनिफिशियरी ऑफ दैट, इज इट नॉट? ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमें पिटफॉल पहले से पता है, हमें पता है कि ये इसमें है, तो वी कैन बेटर इक्विप आवरसेल्फ टू डील विद दोस सिचुएशन। द क्लाइंट विल बी हैप्पी इफ वी नो इट। अगर आज हमें पता ही नहीं, पहला एक ऑडिट आया कि सर आपने ऑडिट किया, ठीक है, फिर डिपार्टमेंट का ऑडिट आएगा, फिर वो क्यों, हमें तो पता ही नहीं, फिर आप ढूंढेंगे। आपको पहले से पता है भाई ये है लॉ में, अब क्या लिखा है आप सरकार से पूछो, उन्होंने लिखा, हमने तो लिखा नहीं जाके। और रिप्रेजेंटेशन क्या, ये थोड़ी है कि मैं नहीं कह रहा तो किसी ने दी नहीं होगी। और 40,000 जो रिप्रेजेंटेशन आई है उसमें ये सब चीज़ें लिखी होंगी। और हमारे इंस्टीट्यूट ने तो बहुत बड़ा, देखो 30 डेज में टाइम बाउंड मैनर में ट्रेनिंग 700 पेज का बना के दिया है, ट्रेनिंग मैनुअल। और इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया, क्या पता इनका दिमाग बदल जाए, वो हटा ना दे प्रोविजन की चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट का, मतलब पहले ही दे दो। नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मिला है 60 साल में एक प्रोविजन, तो लेट्स हैव इट। So therefore, these things, my mind, I was, addressing. These are the noting for the taxpayer or the cautioning for the taxpayers. Because the taxpayers, to my mind, is total illusions. उनके mind में manufacturer एक ही बात बता रहा है, GST आएगा सारी समस्या दूर। मतलब ऐसा नहीं होता है, कभी भी होगा ही नहीं। मैं बल्कि एक एग्जांपल देना आपको भूल गया कि once the new law come, the new type of problem will come. When I was a student of chartered accountancy, तो मैं दिल्ली में किराए में रहता था। हम सब आर्टिकलशिप करने जाते तो बस में जाते थे, और बस में जाते तो पसीना भी बहुत आता था। उन दिनों की बसें तो बड़ी भयंकर थी। आजकल तो दरवाजे वाली बस आ गई हैं, AC बसें भी आ गई हैं। उस टाइम तो दरवाजा क्या, थोड़ा इधर करो तो इधर से शर्ट फटती थी, इधर करो तो इधर से। एक बस खरीदते थे, वही जिंदगी भर चलती थी।
पसीने में लथपथ। तो हम रोज यही कहते थे, भगवान सीए बनने के बाद गाड़ी दिला दे तो ये पसीने से छुटकारा मिल जाए। तो बड़ी अच्छी प्रार्थना और भगवान ने सुन ली, सीए भी बन गए, गाड़ियाँ भी दिलवा दी। अब आप समझते हो कि समस्या खत्म हो। अब दूसरी समस्या है, अब पार्किंग की समस्या है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जाते हैं, बस से क्या पता जल्दी पहुंच जाएंगे, वो हाईकोर्ट पे लाइन लगी हुई है 1 किलोमीटर की, और इधर सब केस आ गए केस आ गए। अब वो गाड़ी बीच में भी छोड़ के नहीं भाग सकते। बस होती तो बस वाला लेके जाता, पहुंच जाते। तो वन प्रॉब्लम इज ओवर, यू फेस द अनदर प्रॉब्लम। तो चार्टेड अकाउंटेंट शुड बी गियरिंग अप दैट once the new law has come, the new kind of problem will also generate. It is not like that there will not be any problem at all, that there will be vacuum and you will not be required for any kind of consultancy. It is not like that. मैं किसी को हंस रहा था, मैंने कहा जो बच्चा अकेला रहता था, आर्टिकलशिप कर रहा था, खाना बनाता था, बोला शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद दूसरी समस्या भी स्टार्ट हो गई। So don't be in illusion that you will not have any problem. Problem every SSC at any point of time will have. I'm just looking at that if I can get, because मैं बहुत ही कम presentation बनाता हूँ तो मेरे को, otherwise I will go सर ये मंथली रिटर्न रहेगा ना, तो व्यापारी लोग सब इसी में फंसे रह जाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। It should be quarterly। ये तो रहेगा सर। वो ये कह रहे हैं कि एक ही रिटर्न आपको फाइल करना है, बाकी ऑटो पॉपुलेटेड होगा, ये होगा। अब मैं मेरे अकाउंटेंट से 2 दिन पहले ही बात कर रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं रोज ईमेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रही है, मेरे को रिफंड नहीं आया था 6 साल से। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ, आपको बिलीव नहीं आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी अपने अकाउंट्स पे ध्यान नहीं देते। शायद आपका भी यही हाल होता होगा, कई बार हम दूसरे का ही ध्यान देते हैं, अपना भूल जाते हैं। मैंने पूछा भाई आप एप्लीकेशन डालो, रेक्टिफिकेशन, ये वो ओम्बड्समैन सब कुछ कर दिया। एक दिन पता नहीं मेरे को क्या मन में आया, मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख को ट्वीट कर दिया। लेकिन आप यहाँ कोई नहीं सुनता, नो बड़ी बोदर। तो उसने सुबह 5 बजे मेरे को ट्वीट किया कि मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर भेज दो। मैंने लिखा आधे पेज का कि इस दिन सीआईटी को लिखा, इस दिन इसको लिखा, इस दिन इसको लिखा, बस और कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट भी अटैच नहीं किया। यू हैव टू ट्रस्ट मी। जब मैंने कहा था 48 आवर्स में वो रिफंड मेरी टेबल पे था, जो 6 साल में नहीं आया वो 48 आवर्स में चेक आ गया। उसके बाद अब रोज पता नहीं जितने भी पेंडिंग थे सब ऑर्डर सब आ रहे हैं रोज मेरे। मेरा ऑडिटर मेरे को कह रहा है क्यों पंगा लेते हो? मैंने कहा यार हमारा काम ही है, इसमें पंगा क्या है? आई एम आस्किंग व्हाट इज माय राइट। अगर मैं अपना रिफंड नहीं ले सकता, और मैंने कहा नहीं तो नहीं देंगे, जो इतना टैक्स देते हैं वहाँ 2-4 लाख 5 लाख और पड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अभी ये स्टेज आ गई है, वो आर्टिकलशिप की लाइफ अलग थी। तो यू हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, डील करके। आईडीएस का भी है क्या आपको? हैं? आईडीएस के बारे में क्या वो मैं समझा नहीं इसका। नहीं ही इज आस्किंग कि आईडीएस के लिए कोई लव लेटर आपके पास में आया कि आईडीएस कर दो? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। ओके सर कुछ एग्जेम्पशंस है जीएसटी में? किस चीज़ का एग्जेम्पशन? किसी गुड्स और सर्विसेज किसी? वो अभी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करे। एक मीटिंग हो गई। क्या हुआ है कि मैरिज की डेट भी फिक्स है, बारातियों को न्योता भी दिया गया है, हलवाई ने खाना भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अभी लड़का लड़की कौन होंगे डिसाइड नहीं। वो 31 मार्च को रात के 12 बजे डिसाइड होगा, ताकि 1 तारीख को शादी संपन्न हो। ये देखिए, अब मैंने कहीं बताया और आप सब समझ सकते हैं, जब मैं सीए में एक मैंने पढ़ा, एससीडीपी का पेपर होता था, तो अब देखो कैसे पढ़ाते थे, कभी कंप्यूटर की शक्ल नहीं दिखाई और मैं डरता ही रहता था, पहली बार कंप्यूटर में लगा कभी कुछ खराब ना हो जाए। अब देखो 2 साल का बच्चा ऐसे चलाता है कंप्यूटर को, नहीं। तो उस टाइम एक उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड सिखाया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स। अब गवर्नमेंट को लॉ बनाने से पहले ये नहीं पता। अब आप कह रहे हो जीएसटीएन से आप पूछो, जो हमारे इंडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन है मधुकर जी, वो हमारे साथ ही थे, अभी अहमदाबाद में इकट्ठे आए, तो बोला कि मित्तल क्या बताऊँ, ये हालात ये अभी तो बना ही नहीं है उनका सॉफ्टवेयर। 1 अप्रैल को आप उसमें रिटर्न क्या, अभी तो मैंने सुना माइग्रेट कर रहे हैं सभी 80 लाख रजिस्ट्रेशन को, अभी आपका सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, क्या माइग्रेट करेंगे? तो मैं ये कह रहा था जीएसटी लॉ बनाया आपने, पहले आप उसको ट्रायल तो करके देखो चल भी रहा है कि नहीं। अभी मेट्रो रेल दिल्ली में हर लाइन बनती है ना, तो 3-4 महीने ट्रायल चलता है, आदमी को नहीं बैठने देते वहाँ पे।
ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए, तभी लोगों के लिए खोलते हैं। और यहाँ पे आप बस 10 साल में लो बनाए, वो भी ड्राफ्ट जीएसटी लो, फाइनल वो भी नहीं है, पता नहीं कब फाइनल होगा। अभी आपने क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा, आप अपने बिजनेस का डिसीजन कैसे लेंगे? अब आपको ये नहीं पता एग्जाम्पशन क्या है, आपको पता चलेगा 31 मार्च को क्या डिसीजन लेंगे, और 1 अप्रैल से आपको टैक्स देना नहीं देना उस दिन पता चलेगा। रिटर्न का पता ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर लोड लेगा कि नहीं लेगा। अभी आप टेस्ट करके देखो कि आप जो आपकी बैंडविड्थ है वो एक 80 लाख लोगों का लोड लेगी कि नहीं। पहले ऐसी बिल्डिंग बना दी, 5000 आदमी उस बिल्डिंग पे चढ़ने हैं, अब ये पता नहीं उसका वेट देख तो लो, बियर करेगी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है क्या? तो वी आर मेकिंग दैट लॉ, वी आर हैप्चुअल ऑफ दैट। लेट्स नाउ सी द certain provision related to the arrest and the prosecutions. Couple of provision is quite interesting, which I am failed to understand how they can make it. Power to arrest. Now, on what ground these arrests could be made? These are very interesting to read. बाद में आएंगे 72 पे. These are. मैं क्योंकि आई एम डीलिंग विद द मोस्ट इन्फॉर्म्ड ऑडियंस, दैट्स व्हाई वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस। अगर इन्फॉर्म्ड अगर सपोज बिजनेसमैन बैठे होते तो शायद माय वे ऑफ टॉकिंग वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। नाउ द फर्स्ट, विदाउट इश्यूएंस ऑफ whoever commit the following offense, the first is very very interesting to learn. Without issue, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब राइटिंग में। Without issuance of any invoice issued in correct or false invoice for supply, then issue any invoice bill without supply. This is very interesting. If you are issuing any invoice without the supply of goods and services, what is it? Is a offense. And offense means you would be behind the bar. False bill. No, ये इंटरप्रिटेशन आपको किसने सिखाई है? सर बड़ा कैटेगरिकल है, एक ही इंटरप्रिटेशन का है। If the law, language of the law is not ambiguous, you should not make it ambiguous. The language of the law is very categorical. If you want, I will read it from it, because यहाँ पे कुछ लगता है वायरस की वजह से। Section 73, it says, B, issue any invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provision of this act or the rule made thereafter. अब लॉ की लैंग्वेज से ये नहीं लिख रहा, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने फोर्स दिया। अब जब एडवांस को आप टैक्सेबल बना रहे हैं, एडवांस इज टैक्सेबल, तो यू हैव टू इश्यू एन इनवॉइस, इज इट नॉट? इफ ऑफिसर विल आस्क यू, सर इसके पीछे आपका सर्विस या गुड्स आया, बोला नहीं आया, तो you will say it is a false invoice or it is a without supplying of the goods and services. Why you should not be prosecuted? Unending litigation will start, because nowhere in the world I have heard that there will be a tax even of merely advance is being received. अभी एक्साइज लॉ चल रहा है बहुत अच्छा 1944 से। आप अगर एडवांस देते हैं किसी फैक्ट्री को, क्या उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है क्या? बिकॉज एक्साइज ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। नाउ इफ जीएसटी लॉ यू रीड कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो कैन देयर बी ए टैक्स एट फर्स्ट प्लेस if I am giving advance in pursuance of that supply of goods and services? कि आपने मेरे को एंगेज किया, मैंने कहा नो, कि मैं तो तभी होऊंगा, आप मेरी डायरी में डेट नोट करवाओ, एडवांस भेजो 5 लाख रुपए, एंड देन यू आर टेकिंग ए डेट फॉर 2 months आफ्टर योर केस विल कम इन कलकत्ता हाई कोर्ट। व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इसके ऊपर टैक्स भी दें, इसका बिल भी रेज करें, और उसके ऊपर आप जब क्रेडिट लेंगे पूछेगा आपको एडवाइस मिल गई है, बोला नहीं अभी तो 5 महीने बाद की डेट है। So that is the fall in this category, though they have used the word in violation of the act and the rule, though it would be in accordance with the law only, but how you will be able to prove? अब यही तो होता है, disputes कहाँ राइज होते हैं? जब आपने 5 लाख रुपए का इनवाइस दिखाया, उसके ऊपर आप क्रेडिट लेंगे, आपको गुड्स और सर्विस अभी नहीं मिले हैं, दैट इज एडमिटेड फैक्ट, वो तो बाद में आएंगे,
और जब तक हो सकता है आपका एग्रीमेंट कैंसिल भी हो जाए, रिफंड भी हो जाए। द काइंड ऑफ प्रोविजंस व्हिच दे आर मेकिंग, अब उसके ऊपर भी आप ऑफेंस बना रहे हैं, वो भी ऑफेंस पनिशेबल, जेल, ये वो। अभी तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं वी आर फ्लडेड विद, इतने केस पेंडिंग है, हम डिसाइड कैसे करेंगे, जजेस। It is not because of the shortage of the judges, it is the law which make it. And in America, any law which they make it, they make an assessment कि what shall be the implication on the litigation of that. हमारे यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं, हर लॉ। आज इंडियन एक्सप्रेस की फर्स्ट पेज न्यूज मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ कि कितने सारे लॉ पास हो गए लेकिन रास्ते में ही अटके हुए हैं, नोटिफाई नहीं हुए हैं। ये तो बहुत पेस से चल रहा है ना, फटाफट नोटिफिकेशन तैयार ही रहता है, जैसे ही पास हुआ तो सुबह। तो फिर ऐसे में क्या होगा अगर ऐसे लॉ बनाएंगे। दूसरा आप इसमें प्रोविजन पढ़ना, तो उन्होंने कहा कनेक्ट एनी टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन बट नॉट डिपॉजिट विद इन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट। अब इसमें उन्होंने लिखा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस यू कलेक्टेड टैक्स। तो पहले क्या डिसाइड होगा? अब कॉन्ट्रावेंशन, जब आपने कहा कि हर गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, जैसे माय डियर फ्रेंड इज सेइंग कि एग्जेम्पशन है क्या नहीं है कोई। हाउ यू विल डिसाइड इट वेदर इट इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन? यू विल स्टार्ट विद द प्रोसिक्यूशन फर्स्ट। दीज आर सच ए वेग टर्म टू माय माइंड। कैन यू कलेक्ट? अभी आप एक टीवी खरीदने जाते हैं एंड यू पे इन द मंथ, यू कैन नेवर फाइंड आउट कि वेदर वैट रेट इज 14%, 12%, 5%। You pay in the money और इंस्टॉल हो जाता है, टीवी अच्छा चलना चाहिए, that is only your concern। पर आपने उसको पे किया है, अब वो कॉन्ट्रावेंशन सपोज आज 14% उसने चार्ज किया और इट वाज 12%, रेट कम ज्यादा भी होते हैं, वो नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन है, बट व्हाट ही हैज कलेक्टेड whether it is a contravention or not, how you will come to know। थर्ड, ये देखिए एक जी के अंदर जो इन्होंने लिखा है, इसमें falsify or substitute financial records or produce fake accounts and documents or furnish any false information with an intention to evade payment of tax। Whenever you supply information, why I am saying so, as of now you also have certain kind of provisions under sections 77. If you don't supply information, there is a 10,000 rupees penalty। The kind of information you demand, do you know? Nowadays they demand you make a reconciliation between 26 AS and your balance sheet. You make a reconciliation between your balance sheet and ST3 return. Is it not? They are asking. And you are superhuman being. You are capable to make it. I am not capable to make it. I simply write a letter for my client. You have no authority to ask me, and I am not your servant. You prepare yourself. Under the law, it is not required. Again, you read the EB judgments where the same thing came up, कि they are not providing all this information. मैंने कहा I will not provide because under the law they only can ask the books of accounts. They can ask the documents, but can I be asked to create a document? Are you getting my point? To create a document, I will not create. The law says you have to supply them the documents. So it is not a document which you are asking me today you to prepare it a reconciliation. So they will say you have not provided this information with the purpose of evasion of tax. If these things, the manner in which the department is acting, then it will be very troublesome for all of you to deal with this. Obstruct or prevent any officer in discharging of official duty. I have already told you, you have to provide all possible assistance once they come for the audit. They will immediately say, yes, you did not provide, rather you obstructed, and that's why prosecution started. That's why my friend was right. We should ask to them to remove this provision. Why? Because वो तो किसी बात पे कुछ भी कह देते हैं. In fact, the burden is them to prove it, and they are not proving it. One more interesting things, they have written. This, you read, when this provision shall be applicable, that is punishable, in case where the amount exceed that much amount. Now if you go back, this provision is applicable on the basis of the quantum. Suppose I did not supply any information, what is the quantum of it? There are so many. If I raise a bill, every the offense which has been made punishable is nothing to do with
there are so many offenses, nothing to do with the quantum of the amount evaded. If suppose I have smuggled a goods of certain amount, then you can quantify how much amount or the duty involved in it. Then you can punish me. But if you ask me certain information to be supplied and I did not supply, can it be related and how you will quantify? Therefore, this entire provision, set of provisions in certain way will become unworkable. Either you make all offense which is directly related to the quantum. If you cannot quantify, if you will not deal with the quantum of it, then it will be a serious problem. Therefore, if you go in detail of that, you will find the same things. If you read, similar amount they have made, but one thing they have made the cognizable and non-cognizable offense, then the certain amounts they have enhanced it also, the amount which we have now. Same things, what you will read it almost verbatim. Whatever the offense they made punishable, the penalty has been prescribed for the similar, the provisions also. The same kind of, the parameter they have put it, these will be penalized for this. Therefore, the penalty would be there as well as prosecution shall also be there for the similar kind of, the offense, or you say you have committed a default for non-supplying of information, or the false bill, or maybe the bill without the supply, etc., etc. The similar kind of provisions will be there. Therefore, with these, you can understand the list run into that. It goes up to 21. अगर आप आज का सर्विस टैक्स लो उठाएं, क्या इतनी लंबी लिस्ट है? 5-6 लिस्ट हो. आप एक्साइज लो उठाएं, इतनी लंबी लिस्ट वहां पे भी नहीं है. तो ये कैसे बन गई लंबी? मैं दूसरे वे में सोच रहा हूँ ना, जब जीएसटी लॉ की मैं बात करता हूँ कि यू इन्फ्यूज ए न्यू आइडिया, द लिस्ट शुड हैव बीन प्रोन और देयर शुड बी सम जस्टिफिकेशन. इससे तो ऐसे लगता है कि एग्जिस्टिंग लॉ ही ठीक है, 4-5 चीजों के लिए जेल जाना पड़ेगा. पर अब तो लगता है कि सुबह से शाम तक जेल जाने के प्रोविजन पड़ेंगे कि ये नहीं किया तो जेल, ये नहीं किया तो पेनल्टी, ये नहीं किया तो ये नहीं किया तो ये. एक इसमें एक लाइन ये भी डाल देते, ऑफिसर ने अगर आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तो वो भी जेल जाएगा. आज तक क्या आपको ऐसा, हैव यू सीन इट? यू राइट 50 लेटर्स, दे विल रेस्पॉन्ड टू यू. इफ यू आर नॉट पेइंग मनी, अगर आपका वैसे in different way you have the relationship, they may reply to you or they may write the order whatever you want. Otherwise they will not be responding to it. तो वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आप उनको चिट्ठी लिखते हैं तो लेते नहीं है. Like somebody was asking me कि can I revise the return? I said you can revise. They said 90 days का time था, that has gone. मैंने कहा you can write a letter to the department, who can stop you? Like in GST law they said revision of return is not permissible. Suppose something I detect myself, तो what is the way? मर्डर करने के बाद भी लोग सरेंडर करते हैं ना? नहीं करते. तो क्या मेरे को, if I myself come to know of some default, can I surrender it or not? Can I convey it to the department or not? So there is no provision. Still you can write a letter, you can make the payments. Who stop you? They may not respond to it, but you will once, then it will help in the court to defend your case. गलती तो human being ही करते हैं ऐसा. Now the two things, or the mystery of import and export, I will discuss. That is quite interesting. In fact, when I was going through it, I find that from where they have learned it, if I have the 2 slides, the manner in which they have drafted, I will show you. If I will not find it, then probably I will go through extempore. I am not finding it because GST draft law is the some. Can we reopen it? Just 1 minute I will take it. Presentation.
Sorry, let's go. I am not finding it, but it's quite interesting because that is going to be a real challenge to deal with the export and import. Because now what happened? IGST law shall be applicable on the certain transactions, and IGST will be applicable even the transaction which have a interstate transaction, or once you import certain things. If you read the constitution, what the amendments should have been made and what the law they have made. Section, sir? Yes, I'm just, because the slide is not there. Constitution, which the law they have amended, the 2 point we must take note of it. Yes, 286, Article 286, if you will see it, 286, it says, no law of a state shall impose or authorize to impose a tax on the supply of goods or services or both, where such supply take place outside the state or in the course of the import of the goods or services or both, or export of the goods or services or both, out of the territory of India. Therefore, what the constitution says, the state government has no power to levy the tax on these transactions. But the word which they have used, the goods, earlier the goods was already there in the constitution. Now they have put the services also. If the services is imported or the services are exported, the word is that into the territory of India. That means the word, the law, if simply you understood, in the goods case, if the goods goes out of the territory of India, it is an export. If the goods come within the territory of India, it is the import. The same word they have used for the services also. That means what the constitution says, the service shall also cross the boundary of India. Either way, if it goes from there to there, it is an export. First from there to here, it should be import. And the further it says the article 2 of this, Parliament may by law formulate the principle of determining when the supply of goods or services or both in any of the way mentioned in sub-article 1. Therefore, the Parliament by law will determine. Constitution has only given the broad guideline. Now, with the Parliament by law, I believe that this is going to be the law. This is the draft law. How they have determined, please see the section 243 and section 2 and 43. It says export of goods, and then it says 44 export of services, which is quite interesting. So far as goods is concerned, they have written with its grammatical variance and conates expression means taking out of India to a place outside India. Though it appears to be a grammatical error also, it says that taking out of India to a place outside India. It should have been, to my mind, taking from India to a place outside India. Anyway, I am not on this point. Therefore, so far as goods is concerned, they made it very clear. In the line of the what is written in the constitution, export shall be once you are taking out the goods from India to outside India. Service also should have been drafted in this manner. I have just read the article 286. Now the service they said about the export, section 244. Supply of any service shall be treated as export of service when following conditions are satisfied. Number 1,
the supplier of the service is located in India. Second, the recipient of service is located outside India. Third, the place of supply of service is outside India. Place of supply. That does not mean, ये तीनों जो टर्म है ये आपको ऐसे नहीं पढ़ने हैं. What is written? This is the supplier of service is located outside India. तो आपको ये नहीं देखना है वो अमेरिका में बैठा है. उसके सेक्शन में लिखा हुआ है कि हाउ यू विल डिटरमाइन. सप्लायर की डेफिनेशन दी है 291 में, रेसिपिएंट की डेफिनेशन दी है 280 के अंदर. अब लोकेशन देखना है, इन्होंने लिखा ना द सप्लायर ऑफ द सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया. अब सप्लायर इंडिया में है क्या नहीं है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा? एज पर सेक्शन 265 2 ब्रैकेट में 65 क्लोज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस. Therefore, what I am trying to make a point here, it should not be understood in a ordinary understood meaning कि आपको लगता है मैं इंडिया में हूं और जिसको मैंने सर्विस दी वो आउटसाइड इंडिया है तो इसका मतलब इंडिया से बाहर चली गई. नो, whether I am located in India or not, it will not be determined by with my physical presence, but it shall be determined according to the section 265 whether what is the my place as per that particular provision. And if you read that provision, that will give the totally different meaning. Next, it says the payment of such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange, and the supplier of the service and the recipient of service are not merely establishment of a distinct person. अब आप पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप से दें. Whether after reading all this definition, did you find anything कि it is defining an export or import of service which cross the territory of India? To my mind, not. Because they have not even used that word. In goods, they have used that word in a different fashion once it goes from India to outside India. That means it is crossing the custom frontier of India. But in services, they have not used it. That's why if you go back the history of this import and export, prior to 2005, you did not have any definition of export of services. You did not have any import of service. In 2005, first time they used the term in export of services. In 2006, they brought the import of services rule also. All these rules have been vanished in 2012. Now you have only the rule for the export of service, rule 6A of the service tax rule. Did you find anything? Rather, in fact, that rule, which has also been challenged by us, that rule says it will be applicable only for the services which are not taxable. If you read in a rule which is in existence, therefore they have made this export of services rule in a fashion कि first you have to determine location of the recipient वो कहाँ पे है, and location of the recipient I will read the definition, it will become more complex. मैं आपको एक example देता हूँ which I asked to the many chartered accountant, those who are equally good and address the participant. मैंने कहा suppose and I am giving the two live example to you for the intra state or interstate services. I am a Delhi based advocate. I used to come to Kolkata very frequently. Let's say a client engages me and today I argued a case in Calcutta High Court. And that client has their registered office in Delhi. I raise a bill in Delhi office. But the entire service was rendered in Kolkata within the jurisdiction of West Bengal. Is it not? Where I have to raise a bill? My contract is with that client and client has a registered office in Delhi. I raise a bill, he made a payment. Where this tax will go, which government will collect the tax? Second example, a chartered accountant conduct an audit of a statutory or internal audit. That company, let's say, has the 20 branches in different states. He roam around throughout the country and he raise a bill to his client. He raise a bill to his client where the company registered office is there or one office, he will raise a consolidated bill because his fees is consolidated fees only. So what shall be the place of provision of service? There is no answer you will find in the entire law. Because the place of provision of service, if you read it, in talking about a place of business and fixed establishment 275 and 246, it would have been better if these provisions, if it is there in the computer adject, so I can just reflect it and better could be understood. Not in my, if you have the just GST, this model law. Okay.
Then but then my PPT I did not prepare. I kept it, Word file only, but that is not here in this. So that I am reading it, and then how law will become, make more complex. Section 264 is talking about the location of the recipient. Here, who is the service provider is a chartered accountant or an advocate, but the recipient is a company. It says, where a supply is received at a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business. Now, as per the present law, the registration every company has to take in every state wherever they are conducting a business. The registered office, let's say, is in Kolkata or in Mumbai or in Delhi, then they are registered. So they said, where the supply is received at a place, how the supply is received? You are raising a bill that, but the supply, you are going every branch to branch. There is a one provision which you feel like that you can proportionately doing it, but that will not be applicable. I am on that point. Second is said, where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained. But that is not a full stop here. If there would have been a full stop, that would have been a better thing. It says, that is to say, a fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment. That means, say, if you have a fixed establishment elsewhere, now they have defined a fixed establishment. I will repeat it and then probably you can follow it, because I devoted a lot of time to understand with this example. Once I put it to the chartered accountant, they did not answer. मेरे को कई बार लगता है probably they don't want to share their wisdom with me. और कई बार ये लगता हो सकता है जैसे मेरे को नहीं पता, उनको भी नहीं पता हो. I confess कि मेरे को नहीं पता है. क्योंकि I was really, trouble, and this is going to be a genuine problem for every chartered accountant advocate like this. If I don't have any office here, I render service, like I am dealing with a client who is a Bombay based. In Bombay they have the registered office, head office. They have the branch in various states. One commissioner passes an order in Bombay putting 100 crores tax liability. They ask me, we want to file a writ petition in Delhi High Court. I analyze it, I file it, I got the stay also from Delhi High Court. This is genuine things. Let's say this is happened now in GST scenario. I am rendering a service to a client whose registered office is in Mumbai, but branch office is in various places including Delhi also, and I file a writ petition in Delhi. If I raise a bill in Mumbai, whether the Bombay state will get a tax, if I raise a bill in Delhi, whether Delhi government will get a tax, and it is a serious implication, it is not a small thing. Because after all GST का इतने दिनों से लड़ाई क्यों चल रहा है? आपको मैं बता दूं, इसलिए नहीं चल रहा है कि ये आपका GST लो नहीं बना सकते. ये लो तो आप 10 साल पहले बनवा लेते, कॉपी पेस्ट ही तो किया है. लड़ाई ये है कि गवर्नमेंट का आपस में लड़ाई चल रहा है कि रेवेन्यू शेयर क्या हो, रेट ऑफ टैक्स क्या हो, हमारा घाटा ना लग जाए. सिर्फ इसी बात पे चर्चा होती है. आपके लिए तो थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं है. वो तो दिख ही रहा है वैसे जैसे लॉ बनाया. अगर ये किसका टैक्स जाएगा? इफ आई लिव इन दिल्ली, आई रेंडर ए सर्विस इन दिल्ली, और दिल्ली गवर्नमेंट को पता चले सारा मित्तल साहब का जो सर्विस का बिल आता है उसका टैक्स तो बॉम्बे गवर्नमेंट ले जाएगी, तो दे विल नॉट अलाउ मी टू लिव हियर. और ममता गवर्नमेंट को ये पता चलेगा रोज दूसरे दिन तो कलकत्ता हाईकोर्ट में आता है और सारा टैक्स दिल्ली में ही जाता है. दिस से पहले एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में बिठाना कि why the tax is going there? Where we will find the answer? So in this line they read, when the supply is made at a place other than the place of business for which registration has been obtained. अब रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने हर जगह ले रखा है क्योंकि लेना ही पड़ेगा. जहाँ पे भी आप ब्रांच खोलोगे, अब आप भी ध्यान रखना, आपका रीमॉडलिंग होगा चार्टर्ड अकाउंट का. अभी तक तो आप सब कर लेते थे, हमारी 5 ब्रांचेज 6 ब्रांचेज ये ब्रांचेज. अब हर जगह रजिस्ट्रेशन होगा, इतने सारे झंझट होंगे, तो पता चलेगा वो मर्जर की जगह डीमर्जर स्टार्ट हो रहा है. तो इसके अंदर अब क्या होगा कि जब आप ये लिखेंगे, उन्होंने कहा अदर देन ए रजिस्टर्ड प्लेस. अब रजिस्टर्ड प्लेस तो है ही ना आपका नॉन रजिस्टर्ड. फिर उन्होंने लिखा ए फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर. अब फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी. पहले मैंने हर वर्ड को चूज किया, पूरे एक्ट में सर्च किया कंप्यूटर से, ये सब डेफिनेशन डिफाइन है क्या. अब वो डेफिनेशन है फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या है. फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मींस ए प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस. ये जरूर लिखा होगा. अब मेरे को समझ में नहीं है अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, तभी भी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है. विच इज कैरेक्टराइज्ड एज सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own needs.
कहने का मतलब थोड़ा ढांचा बनाओ, थोड़ा ऑफिस एस्टेब्लिश होगा। अब मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में आता हूँ, अब मैं तो यहाँ पे सर्विस करके चला जाता हूँ, अब वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है क्या? नहीं, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेरा ऑफिस थोड़ी चल रहा, वहाँ तो चीफ जस्टिस का ऑफिस चल रहा है। ऐसे में मेरे को समझ नहीं आता वेयर वी विल गेट द आंसर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इलस्ट्रेशन जरूरी है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये मैंने रणदीप जी हैं शायद, जो डिप्टी कमिश्नर है जो इस जीएसटी लॉ में, उनसे मैंने बेंगलोर में पूछा था आज से 4-5 महीने पहले। नो मित्र साहब, जो आपका क्वेश्चन है वी आर टेकिंग केयर फॉर इट, जब आपका लॉ आ जाएगा ना तो इसमें बिल्कुल क्लियर है। मेरे को तो नहीं हुआ क्लियर करो। अब मेरे को नहीं हो रहा तो वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, जब वो सेनेट पे जजमेंट दे रहे थे मारुति सुजुकी का, उन्होंने कहा यू अमेंड द लॉ सो मेनी टाइम्स, वी आर ग्रैपलिंग टू अंडरस्टैंड इट। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, आप टैक्स पेयर को कह रहे हो उसने टैक्स चोरी किया है, अरे जब हमें नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्या समझ में आएगा? और दे पुट इट दिस लाइन इन द जजमेंट इटसेल्फ। Therefore, once you make a law which is not answering to a very pragmatic and practical problem people are going to face, तो वो लॉ को कैसे आप समझेंगे? तो पहले तो उन्होंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बनाई, वो मेरे को लगता है डायरेक्टली कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें टेरिटरी की बात कर रहे हैं, यहाँ टेरिटरी की बात ही नहीं है, तो लोकेशन अपने आप डिटरमाइन करेंगे एक एक सेक्शन बना के, और फिर इतने सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं। जैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रूल पढ़ेंगे, इसने लिखा ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कि एक लिखा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शुड बी आउटसाइड इंडिया। अब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया क्या हो? आप प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल पढ़िए, जो एग्जिस्टिंग लॉ है ना ऑलमोस्ट वैसे ही उन्होंने कहा प्रॉपर्टी का ऐसे होगा, परफॉर्मेंस का ऐसे होगा, ब्यूटी पार्लर का ऐसे होगा, ये होगा वो होगा। 50% तो ऐसे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा इंडिया में ही रहेगा। इसका मतलब वो सर्विस कभी एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। Generally understood meaning is that if you read, which I am dealing in the court also, there is a one trade policy act है, मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें एक्जिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनती है, उसमें डेफिनेशन दी हुई है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। वो लॉ भी पार्लियामेंट ने बनाया है, और उसके अंदर लिखा हुआ है if you receive a convertible foreign exchange and recipient is a foreign national, that is an export. But this law is not saying so. तो अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं, इफ यू आर गेटिंग ए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज दैट डज नॉट मीन इट इज एन एक्सपोर्ट। इफ यू आर रेंडिंग ए सर्विस टू ए फॉरेन नेशनल हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया दैट डज नॉट मीन इट इज एन एक्सपोर्ट। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट विद द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस द नेचर ऑफ सर्विस क्या है, और नेचर ऑफ सर्विस में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है। और 50% लॉ ऐसा है हमेशा प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस शैल बी इन इंडिया, and when place of provision of service in India, it fall outside the ambit of export of service. Therefore, the manner in which they have drafted it, and since I have lot of cases related to import and export, and you would have seen lot of judgment for the previous law also, they are unable to decide it. Therefore, if they give, for example, below that, I am not on that at this point of time whether it is contrary to the constitution or not. What I am making a point, if they have drafted a very good definition after making 10 years of efforts, I believe it is the best one in the world. But let it put it into the word कि ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिट हो रही है कहने। You can't make first amendment on the 1st April 2017 कि यार ये समझ नहीं आ रहा तो सेक्शन 1A 1B, वैसे तो ड्राफ्ट लॉ में कई 1A 1B आ गए हैं, अभी आपने देखा। You know there are certain provisions they put it generally ABCD start once you make a law and a new amendment comes. तो जैसे आपने Companies Act देखा, when I was a student, generally there was a voice that the new Companies Act will come. I went to Hanuman temple, I asked कि मैं पास हो जाऊँ, उसके बाद आ जाना। Hanuman ji was so happy with me for 25 years they stopped it, so that everybody will. And when after 25 years Companies Act 2013 has come, I believe there is a wholesale amendment, is it not? Wholesale, not retail. तो 25 साल आपने मेहनत करके बनाया इतनी बुद्धि से, और दैट इज ए लाइफ ऑफ नॉट इवन 1 ईयर। तो मेरे को तो ऐसे जीएसटी लॉ में भी लग रहा है कि आफ्टर सो मेनी रिगरस एफर्ट्स यू मेक ए लॉ एंड देन इट विल नॉट सस्टेन। लेट्स नाउ हियर द सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट आई हैव नोटेड वेयर द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया वुड बी देयर व्हिच आई से द हिकअप्स इन द जीएसटी लॉ। When I was talking in the beginning itself, one is the electricity issue. Why I said so? If you read the
53 in the state list. It empowered for the sale and consumption of electricity, there will be tax. That power is with the state government. As on date, even after this GST amendment, Constitution Amendment Act has been passed and implemented or notified, that entry has not been touched. Therefore, what would be the fate of it? That levy will continue. In addition to that, you have a burden of this GST. Whether in any country, because what we are, conveying a message to the world community that GST is prevailing almost throughout the world, and we also want to have a GST law. Don't fall in that trap. We, as a professional, we must know the reality. Whatever will be the law, that is the government of the day will decide. But if we as a professional feel like that, no, GST law everywhere in the world, that's why we also have it, and it is a world law. No, you will not find that kind of law. In addition to the GST, you have so many taxing power with the government, and they will use it. Therefore, in electricity, you have a double-edged sword, both sides. This side, existing duty you are continuing paying, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आता है. अब उसके ऊपर 20-30% का अगर GST लग के आएगा, तो पता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना सूट कर रहा है. And you are the end consumer. I do not know why. अभी आपके घर में पानी आता है, मेरे घर में भी आता है. आप वाटर टैक्स देते हैं, नहीं देते म्यूनिसिपैलिटी को, जो भी छोटा मोटा टैक्स या वाटर बिल आता है जो भी, अब उसके ऊपर GST लगेगा. फिर वेलफेयर स्टेट कहाँ है? हम पानी भी अगर सरकार आपके, अभी आपको पता ही नहीं, अभी जो आपके सीवरेज लाइन लगी हुई है उस पर आपने रिवर्स चार्ज टैक्स क्यों नहीं दिया है, मेरे को समझ में नहीं आया. क्योंकि उन्होंने कहा गवर्नमेंट सर्विस इज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. घर में छोड़ो, ऑफिस पे तो लग गया. The kind manner in which we are drafting, have you thought about it? These are the hiccups. Another point which was even the today's news story also, कि once the state has agreed, कि once GST law will come, all cess will go. आज आपने पढ़ा न्यूज़पेपर में? अब GST का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको आप ध्यान से पढ़ें. आर्टिकल 271. GST is not talking about cess at all. GST is talking about surcharges. In one of the conference, I asked to the government officers, sir, ये cess और surcharge दोनों चले जाएंगे या एक चीज जाएगी? बोला इन दोनों में फर्क ही क्या है? उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा ही कि देखिए, ये इंटेंशन तो है नहीं कि किसी की इंसल्ट करनी. जब हमारा और आपका रिश्ता बन ही नहीं सकता, हम दोनों एक पेज पे ही नहीं है, तो फिर हम कैसे? अब ये डिग्री ले लिया, कई बार कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, कई बार एक्सेस नॉलेज भी डेंजरस हो जाती है. हमें भी नहीं पता होता दोनों में फर्क है कि नहीं है, तो हम भी उसी की बात मान लेते हैं. अब आर्टिकल 271 जो है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है, उसके अंदर सरचार्ज की बात करते हैं. मैं अमेंडेड की बात कर रहा हूँ. इसमें लिखा हुआ है सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर पर्पज ऑफ द यूनियन. ये स्टेट की भी बात नहीं कर रहा है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग in any article 269 and 270, Parliament may at any time increase any duties or taxes referred to in those articles, except the goods and service tax under Article 246A by a surcharge for the purpose of union, and the whole proceed of any such surcharge shall form part of the consolidated fund of India. तो अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि सिर्फ सरचार्ज जिस आइटम पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है उस पे नहीं लगेगा, बाकी सरचार्ज अभी भी लगेगा, बाकी सभी आइटम पे लगा सकते हैं. मतलब गवर्नमेंट को पावर है ये. इसमें कहीं सेस की बात की क्या? तो फिर अब ये आपकी चॉइस